हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि श्वसन तंत्र कहते हैं। इसका पार्ट 2 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने श्वसन तंत्र का एक लेक्चर ले रखा है जिसको कि हम लोग पार्ट 1 कह रहे हैं, और वो पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। हम लोगों ने आपको इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को बना दिया है, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहां आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 दिख जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम लोग मेनली दो चीजों को देखेंगे। दो चीज में पहला चीज ये रहेगा कि रेस्पिरेशन के जो दो टाइप हैं, एरोबिक और एनारोबिक, इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में पूछे हुए एमसीक्यूज हैं वो करवाएंगे। और फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका मानव का श्वसन तंत्र है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लंग्स के बारे में, एल्वेलाई के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि भैया उदित फार्मेसी ऐप पर डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपको शाम के 6 से 7 6 PM टू 7 PM डेली लाइव क्लासेस दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, और साथ ही साथ बहुत पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बहुत जल्द से जल्द आप लोग उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बैच को मात्र 699 रुपए में परचेज कीजिए, और साल भर की वैलिडिटी के साथ आप हमारे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और गवर्नमेंट कॉलेज के पाने के सपने को कंप्लीट करिए, जैसे कि पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने कई सारे बच्चों के ये सपनों को पूरा किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के टाइप। रेस्पिरेशन समझ चुके थे, श्वसन, इसके दो प्रकार होते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हिंदी में बात किया जाए तो एरोबिक को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसको क्या कह देंगे? वायवीय श्वसन। और इसको क्या कह देंगे? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है, अवायवीय श्वसन कह देते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में आता है, तो जो चीजें समझना आसान होगा वो मैं आपको समझा दूंगा हिंदी कर करके भी। ठीक है, और जो चीजें हिंदी डिफिकल्ट होगी इंग्लिश करके समझा दूंगा। तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पहले समझते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसके लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी होता है। लेकिन एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही आपका क्या कहते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन हो जाता है। रेस्पिरेशन का तात्पर्य क्या है? आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उसका जब ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन कराते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी बनता था, है ना, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता था। तो इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कह रहे थे। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है, ये फाइनल स्टेप होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ही पूर्ण होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होना जरूरी है। और ये वायवीय श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। तो आपके मन में अब ये सवाल आ जाएगा कि सर यूकैरियोटिक कोशिका के लिए तो ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा, लेकिन आपने तो बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो वहां पे वायवीय श्वसन कैसे होता है, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो उसके लिए ऑक्सीजन तो होता ही है, साथ ही साथ वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक संरचना होती है, मीजोजोम। क्या कहलाता है? मीजोजोम। मीजोजोम एक्चुअली होता क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? जैसे प्रोकैरियोट्स हैं उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका सेल मेम्ब्रेन ही इस प्रकार से कुछ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि एक्चुअली रेस्पिरेशन में, वायवीय श्वसन में हेल्पफुल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसमें मीजोजोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर। ठीक है,
तो उसमें भी वायवीय श्वसन होते हैं, ठीक है। और सारे प्रोकैरियोट्स में वायवीय श्वसन नहीं होते, कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोट्स हैं जो कि आपके अवायवीय श्वसन को मतलब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि वायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसी को हम लोग किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन समझ रहे हैं? जैसे कि आपका फर्मेंटेशन क्या होता है, दो प्रकार के फर्मेंटेशन आपके एग्जाम में पढ़ना है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये तो चीजें पढ़ना है। तो देखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि सड़े गले के कहते चीजों से शराब बनाई जाती है कि नहीं, जैसे ईस्ट के माध्यम से शराब बनता है, तो ईस्ट में जो मतलब ये रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ईस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टाइप का रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाएंगे कि ईस्ट के द्वारा किया गया रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, यानी यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और वो क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है, पीने योग्य शराब जो कि C2H5OH बनता है। क्या बनता है? C2H5OH बनता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स, मांसपेशियों में होता है। कहां होता है? मांसपेशियों में। जैसे आपका कोई भी मांसपेशी, मान लीजिए आपको कुत्ता दौड़ा दिया, ठीक है, आप भाग रहे हैं, तो आपका जो पैर का काफ मसल है, पैर का काफ मसल में क्या हो जाता है ना कि बहुत दर्द होने लगता है। अचानक आप खेल कूद कर लेते हैं तो क्या होता है, दर्द होने लगता है कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ भाग रहे होते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की एनर्जी की ज्यादा नीड है, तो ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा। जितना ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है उससे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना, उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन आप उतना जल्दी जल्दी सांस लेकर के भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो चाहिए, तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही टूट करके लैक्टिक एसिड का निर्माण करती है, और यही लैक्टिक एसिड के डिकम्पोजिशन के कारण, जमाव के कारण हमारे मांसपेशियों में ऐठन होता है, यानी कि दर्द होता है। जैसे उंगली वगैरह पुटकाने से राहत मिलता है, तो जो उंगली पुटका है उससे राहत मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हो गया होता है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए। तो ये चीजें तो यूकैरियोटिक के लिए हो गई, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो आपका ऑक्सीजन के साथ साथ मीसोजोम वो काम कर देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें दो चीजें आपको पढ़ना है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है बच्चा? ईस्ट में होता है, और ईस्ट में बनने इससे क्या होता है, शराब का निर्माण होता है, पीने योग्य शराब का निर्माण होता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है, तो हमारे मांसपेशियों में होता है। जो हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, या अचानक खेल कूद लेते हैं, तो मांसपेशियों में जो ऐठन होता है वो इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे कि आपके मांसपेशियों में ऐठन आती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां होता है, तो हमारे मांसपेशियों में होता है। अगर ज्यादातर कहा जाए तो स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। आगे हम लोग वन बाय वन अब सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने फ्लो चार्ट में सारी चीजें आपको समझा दी है। अब देखिए वन बाय वन देखते चलते हैं। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिससे कि एनर्जी बनता है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एवं ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको मैंने इक्वेशन बताया था, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, वाटर तथा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, जो कि ऊर्जा का फॉर्म है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ये तो आपका वायवीय श्वसन हो गया। अब वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसके कुछ स्टेप हैं, जिसमें कि आपको दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या करता है? पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पायरुविक एसिड। क्या कह देते हैं बच्चा? पायरुविक एसिड। आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस तो मैं यहाँ पर रटने नहीं बोलूंगा, वो प्लांट रेस्पिरेशन में रटिएगा, लेकिन ये चीजें आप समझिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। अब ये पायरुविक एसिड तक बनने के लिए इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाएगा आपका, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है,
तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी बनती है तो उसमें दो प्रोसेस चलता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोई पूछ देगा क्या होता है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के निर्माण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? नहीं जी, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस होना तय है। यहाँ पर पायरुविक एसिड बनने के बाद डिसाइड होता है कि अब अगर ऑक्सीजन है और माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो क्रेब साइकिल, यानी कि इसी को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। जैसे यहां पर आएगा तो जो ये पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में ये क्रेब साइकिल में जाता है तो एटीपी का निर्माण कर लेता है। क्या करता है? एटीपी का निर्माण कर लेता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इस पर गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। जो आपका वायवीय श्वसन होता है किस गैस की उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। और यहां पर जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? दो मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे? तो जो आपका C6H12O6 ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। तो और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है। तो जब 6 कार्बन टूटेगा तो 3 कार्बन वाला 2 गुना बनेगा। तो वही चीजें हैं, 2 गो पायरुविक एसिड बन गया। और क्या पायरुविक एसिड के निर्माण में कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति की जरूरत है? नहीं जी, ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई नीड नहीं है। और ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ होता है सेल में? तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में होता है। अब ये कोशिका द्रव्य में पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया। अब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए की उपस्थिति में क्रेब साइकिल में एंटर करता है और ये क्रेब साइकिल में एंटर करने के बाद एटीपी का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये क्रेब साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ये कहां पर पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, उसके इनर मेम्ब्रेन में, जिसको आप लोग क्रिस्टे कहते हैं, जो कि फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके इनर मेम्ब्रेन में ये साइकिल चलता है। यहां पर जाकर के आपका एटीपी का निर्माण करता है। तो जो क्रेब साइकिल होता है वो कहां होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, चलिए, तो वही चीजें हैं कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। सही बात है भाई, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड का 2 अणु बनता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होती है। कहां होता है बच्चा? कोशिका द्रव्य में होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो क्रेब साइकिल है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये बोला क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से, अब ये जो पायरुविक अम्ल बना था, अब वो क्या करेगा? क्या चला जाएगा? कहां चला जाएगा? क्रेब साइकिल में चला जाएगा। और वहां पर ऑक्सीकरण से ऊर्जा क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तथा जल बनाएगा। और क्या होगा? फाइनली हमें एनर्जी मिल जाएगी। और ये क्रेब चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। मैं जो भी बोल रहा हूं सारी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रहा हूं, बिल्कुल इसे नजरअंदाज मत करिएगा, नहीं तो नजरअंदाज करिएगा तो लटकिएगा। मेरा क्या कहना है, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं और बहुत अच्छे से। देखिए, एक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह भी है कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में काफी बार पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में भी आपका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति से आपका एनर्जी का निर्माण होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी ऐसा होता है। तो कितना बनता है? यानी यूकैरियोटिक कोशिका में एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी बनते हैं और प्रोकैरियोटिक में कितने बनते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 36 एटीपी प्राप्त होता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी प्राप्त होता है। प्रोकैरियोटिक में 2 एटीपी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में 36 एटीपी और प्रोकैरियोटिक में 38 एटीपी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अवायवीय श्वसन। अभी तक वायवीय पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ लेते हैं अवायवीय श्वसन, जिसको हम लोग किण्वन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन। इसमें 2 को पढ़ना है हम लोगों को, एक पढ़ना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक पढ़ना है लैक्टेट फर्मेंटेशन। अब हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में समझेंगे क्या होता है। एक्चुअली ये होता कहां पर? ईस्ट के कोशिकाओं में होता है। ईस्ट के माध्यम से ही शराब बनाया जाता है ना, पीने योग्य शराब। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले तो पायरुवेट का निर्माण करेगा। मैंने क्या बोला था कि जो पायरुवेट होता है, यानी कि पायरुवेट बनता है जिस प्रोसेस से, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस तक होने के लिए कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, आपका ये क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस तो होना तय है। तो
तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो कि 6 कार्बन वाला है C6H12O6, देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो उससे कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि पायरुवेट में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। अब यहां पर चूंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो यहां पर एक अलग प्रोसेस हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि CO2 इससे बाहर निकलता है तो 2 एसिटल्डिहाइड बन जाता है, और ये 2 एसिटल्डिहाइड के बाद ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है पता है आप लोगों को? C2H5OH, जो कि पीने योग्य ड्रिंकिंग वाइन होता है, यानी पीने योग्य शराब होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका पीने योग्य शराब। तो वही चीजें बोल रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधर जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसका CO2 एवं अल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण याद रखिएगा, अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं है, पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है? वायवीय में, यहां अपूर्ण होता है। कैसे? तो C6H12O6 है, ये ईस्ट सेल में होता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल प्लस थोड़ा कम एनर्जी बनाता है, जहां 686 किलो कैलोरी था, यहां मात्र 56 कैलोरी, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम एनर्जी बनता है। सूक्ष्म जीवों में यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जो सूक्ष्म जीवों में ये चीजें होती हैं, यह किण्वन कहलाती है, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाती है। अब दूसरा फर्मेंटेशन क्या था? लैक्टेट फर्मेंटेशन, जो कि कहां पर पाया जाता है? हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में ये चीजें, स्केलेटल मसल में, कहां पर? कंकालीय मांसपेशियों में पाया जाता है। वैसे मांसपेशियां जो कि हमारे कंकाल से जुड़े हुए थे, यानी कि हड्डियों से अटैच्ड होते हैं, उसमें लैक्टेट फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। लैक्टेट फर्मेंटेशन भी एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही टूटेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब तक ग्लूकोज की अनुपस्थिति में टूटता है तो पायरुवेट तो बन ही जाएगा, इसके लिए तो कोई एनर्जी ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो पायरुवेट बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट तो बन गया। अब ये पायरुवेट में कौन सा एंजाइम आ जाएगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या कर लेगा? लैक्टिक एसिड बना लेगा। लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड बना लेगा, और साथ ही साथ मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनाएगा, मात्र 2 एटीपी ऊर्जा। ऐसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो आपका 36 एटीपी यूकेरियोटिक कोशिका में बनेगा, और अगर आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ेंगे ग्लूकोज तो मात्र 2 एटीपी एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी कम मिलेगा और दर्द अलग ही मिलेगा। लैक्टिक एसिड के जमाव से ही आपके मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न आती है। ये पायरुवेट था, ये आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टेट आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको होती है कहां पर? हमारे मांसपेशियों में देखने को मिलता है, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं यानी कि कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है? बताइए, वायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें किस गैस की उपस्थिति में आपका भोजन का दहन होता है? नाइट्रोजन? नहीं भैया, ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो दहन होता है, तो उसको हम लोग वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती है। अवायवीय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा किसमें? मांसपेशियों में। जो हमारा मांसपेशियां हैं उसमें अगर अवायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, तो कौन सा अम्ल बनाएगा? सिट्रिक अम्ल? नहीं, लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसको हम लोग लैक्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब लाल रुधिराणु, जो कि आपका ह्यूमन का आरबीसी होता है, जो कि बाइकॉन्केव शेप का होता है, तो उसमें श्वसन किस प्रकार का पाया जाता है? तो यहां पर चूंकि न्यूक्लियस नहीं है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी इमेच्योर आरबीसी में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहां पर अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। तो मानव का जो आरबीसी होता है उसमें अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मानव का श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, आपको सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। एंट्रेंस एग्जाम में जितना मैं पढ़ा देता हूं उतने से ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने तकरीबन 150 लेक्चर लिए हुए हैं बायोलॉजी के, ठीक है, वो कि उदित फार्मेसी ऐप पर है, और सारे लेक्चर ऑन एन एवरेज आधे घंटे का, बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया हुआ है। यदि आप सारे लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं तो मेरे पढ़ाए हुए से 50 में से 40 से ज्यादा 45 से क्वेश्चन पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है और इस बार भी आएगा। और लाइव क्लासेस में अलग से पढ़ाते हैं और वहां आपसे बात वगैरह सारी चीजें हो पाती हैं। तो ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 600-500 रुपया तो आप लोग ऐसे उड़ा देते हैं।
तो 500-600 रुपया अगर दे करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जैसे ही आपको, यदि कोई बच्चा हमारे ऐप से पढ़ के गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन एजुकेशन का फीस हम लोग पे करते हैं, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपना कोर्स दे देंगे आपको फर्स्ट ईयर का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो बच्चा मतलब क्या कहते हैं अलग से खरीदता है, उस कोर्स का प्राइस लगभग 1500 रुपया है, तो आपको वो फ्री में मिल जाएगा। प्लस हमारे टीम की ओर से आपके घर पर बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा। तो बिल्कुल जरूर से जरूर उदित फार्मेसी को ज्वाइन करिए और मन से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं। मानव के श्वसन तंत्र को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है बच्चा? 2 भागों में बांटा गया है। जो मानव का श्वसन तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है श्वसन अंग जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। दूसरा भाग है संवाही तंत्र जिसको हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में वो आते हैं जहां पर फाइनली हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे मनुष्य में जो फेफड़ा है, फेफड़ा लंग्स, वो श्वसन तंत्र के श्वसन अंग का काम करता है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। बल्कि उसी में फेफड़ा, जो फेफड़े के अंदर यानी लंग्स के अंदर जो आपका एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलर सेक होता है, तो उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि बताइए लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? तो एल्वियोलाई कहलाता है, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा किस प्रकार का होता है। अब कंडक्टिंग सिस्टम में क्या कुछ है वो चीज देख लीजिए। तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है आपके मनुष्य में सबसे पहले आपका नासा द्वार होता है, यानी कि नोस्ट्रिल है। तो ये बोल रहा है नासा द्वार के बीच का स्थान नासा वेश्म कहलाता है। उसमें जो कैविटी है उसको नासा वेश्म कहते हैं, नेजल कैविटी कहलाता है। और इसमें अनेक चूसक कोशिकाएं जिसको गॉबलेट सेल कहते हैं वो पाई जाती हैं, जिससे म्यूकस सिक्रीट होता है। जो कि नेटा होता है ना, वो म्यूकस सिक्रीट होता है, वही तो नेटा है ना, जो हेल्पफुल होता है, डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब ग्रशनी, फेरिंग्स, नासा द्वार नोस्ट्रिल के बाद क्या आ गया आपका? फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन सा जगह है जहां पर गर्दन, इसी को कहते हैं ना, जहां फूड भी आता है और एयर भी आता है, दोनों के लिए सेपरेट चीजें बनी हुई हैं। जैसे कि फूड के लिए आपका ओरोफेरिंग्स हो गया और वायु के लिए नेजोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। तो नेजल कैविटी के जस्ट पोस्टीरियर साइड में यानी पीछे में, नेजल कैविटी के जस्ट पीछे नेजोफेरिंग्स होता है और ओरल कैविटी जो आपका मुंह है उसके जस्ट पीछे ओरल कैविटी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह मुख गुहा का पिछला भाग है, जो आपका बकल कैविटी है इसका पिछला भाग है, जो ग्लॉटिस द्वारा कंठक में खुलता है, एपिग्लॉटिस के द्वारा कंठ में खुलता है, ठीक है। अब जैसे आपका श्वसनिका है, उसके बाद क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स आता है। मनुष्य में दाहिनी श्वसनी 3 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनिकाएं कृषिक वाहिनियों में विभक्त हो जाती है। सिंपल सी बात है भैया, जो ब्रोंकाई है वो कई सारे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? कंठ की बात करते हैं, लैरिंग्स की बात करते हैं। तो लैरिंग्स जो आपका कंठ है, जो आपका लैरिंग्स है, ये देखिए यहाँ पर लैरिंग्स होता है, इसमें आपके वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, इसीलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनता है कि आपके बॉडी का वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? तो लैरिंग्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? लैरिंग्स को कहते हैं। तो लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है और ये वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड जब खुलता है और बंद होता है तो वाइब्रेशन पैदा होता है, उसी से आवाज निकलती है, ठीक है। तो क्लोज्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है और ओपन कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो बोल रहा है कंठ जो है स्वर यंत्र को एक जोड़ी वास्तविक वाक रज्जु यानी वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, एक जोड़ी कूट वाक रज्जु, एक जोड़ी जो कि है वास्तविक और एक जोड़ी है जो कूट वाक रज्जु होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्वसन नाल, श्वास नाल जो कि ट्रेकिया है आपका। ट्रेकिया जो होता है ना, ये ट्रेकिया है, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए आपका ट्रेकिया, ठीक है। इस ट्रेकिया के बारे में बात हो रही है। यह ग्रास नली के अधर तल से चिपकी रहती है। अधर तल यानी पोस्टीरियर सरफेस, कहने का मतलब है आगे में आपका इसोफेगस होता है और उसके पीछे में आपका ट्रेकिया होता है। फिर है श्वसनी, ब्रोंकस, श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। सबसे पहले आपका क्या है? एपिग्लॉटिस है। क्या है? एपिग्लॉटिस है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस क्या है? कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज का बना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप मतलब इस तरीके से ढकने का काम करता है। ग्लॉटिस का मतलब ही होता है ट्रेकिया का छेद, यानी कि ट्रेकिया के जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये काम क्या करता है? एंट्री मतलब प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया, यानी कि खाना खाने के दौरान जो आपका खाना का पार्टिकल है कहीं वो ट्रेकिया में आपके वायुनाल में ना एंटर कर जाए, उसको रोकने का काम करता है। कैसे? तो ये आपका वायुनाल है, इसके ऊपर आपका कार्टिलेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ढक देता है। जब आप खाना निगल रहे होते हैं उस समय ट्रेकिया को ये ढक देता है, जिससे ट्रेकिया में आपका खाना नहीं जाता है।
उसके बाद लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स का काम करता है, याद रखिएगा वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ट्रैकिया है, और ये ट्रैकिया फिफ्थ नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। क्वेश्चन आता है कितने नंबर वर्टिब्रा के पास जाके वो बाइफर्केट हो जाता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कितने? पांचवें थोरेसिक वक्ष गुहा वर्टिब्रा में, वक्ष गुहा वाले वर्टिब्रा कहते हैं इसको, थोरेसिक को। तो आपका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाकर के दो भाग में बढ़ जाता है, एक इधर वाला लेफ्ट ब्रोंकस, एक होता है राइट ब्रोंकस, ठीक है। अब ये ब्रोंकस जो है ना, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे इस प्रकार से फुकना जैसा स्ट्रक्चर, एल्वियोलर सेक दिख रहा होगा, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। और साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, एक्चुअली जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलता है, वो एल्वियोलाई में ही होता है। और इसके लंग्स के मेम्ब्रेन को, लंग्स के कवरिंग को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लूरल मेम्ब्रेन का दो पार्ट होता है, बाहर वाले को क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाले को विसरल प्लूरा, है ना। और इस दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, यानी कि लंग्स को समतल सतह प्रदान करता है, चिकना सतह प्रदान करता है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो कम से कम हो। और आपका जो ये लंग्स है वो डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होता है। क्या होता है? डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होता है। और आगे हम लोग लंग्स के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप मनुष्य में वायु का मार्ग अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले आपका क्या होता है? नासारंध्र। नासारंध्र यानी कि नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद कहां जाता है? ग्रशनी, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद कहां जाता है? लेरिंग्स में जाता है। लेरिंग्स के बाद कहां जाता है? ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में जाता है, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई में जाता है, और एल्वियोलाई के बाद ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद सेल, ब्लड और सेल के बीच में आराम से गैसों का आदान प्रदान हो पाता है, ठीक है। जैसे अब लंग्स के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए, बस थोड़ा देर और, उसके बाद आपके, मैं समझ पा रहा हूँ क्लास काफी लंबी चल रही है, लेकिन कोई नहीं, आराम से पढ़ते चलिए। लंग्स सिचुएट इन द थोरेसिक चैम्बर। लंग्स किसमें सिचुएट है? तो आपके वक्ष गुहा में होता है, यानी कि थोरेसिक चैम्बर में होता है। और रेस्ट ऑन डायफ्राम, ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, यानी कि किसके ऊपर रखा है? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम का शेप कैसा है? डोम शेप्ड का होता है। डोम मतलब गुंबद के आकार का होता है। याद रखिएगा, जो राइट लंग्स है, यानी कि राइट साइड वाला है, वो दो लोब का बना होता है। ये राइट साइड वाला है, ये सॉरी, राइट लंग्स में तीन लोब होता है। ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग्स में तीन लोब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फिसर दिख रहे होंगे, दो कटाक्ष दिख रहे होंगे, एक ये, है ना। तो इस प्रकार से 1 2 3, तो राइट लंग्स जो होता है वो तीन लोब में बटा होता है, जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है वो दो लोब में बटा होता है, ठीक है। तो वही चीजें बोल रहा है कि राइट लंग्स में तीन लोब होता है और लेफ्ट लंग्स में दो लोब होता है। कैसे याद रखेंगे? तो राइट वर्ड बड़ा है, तो वर्ड बड़ा है तो साइज भी बड़ा होगा और लोब भी ज्यादा होगा। कोई आपसे पूछ दे कि लंग्स का कौन सा लोब बड़ा होता है, तो राइट वाला, और लेफ्ट वाला छोटा होता है। इसीलिए इसमें, क्योंकि नाम में भी देखिए 4 ही अक्षर है, इसमें राइट में 5 अक्षर है, तो इसीलिए जब अक्षर कम है तो इसमें 2 ही लोब होगा। याद करने का ये तरीका है। लंग्स जो कवर्ड है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आउटर वाले को पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाले को विसरल प्लूरा। और उस दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो क्या काम करता है? आपका प्रिवेंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने का, घर्षण को कम करने का काम करता है, और लुब्रिकेशन देने का काम करता है। लंग्स मतलब क्या होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, तीनों चीज को मिला देंगे तब लंग्स का निर्माण कर सकते हैं। और एल्वियोलाई आपका क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एल्वियोलाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है, बताइए दायां मतलब क्या? राइट। राइट लंग्स जो होता है वो कितने पाली होता है, कितने लोब होते हैं बताइए? द्विपालित होते हैं, चार पालित होते हैं, या त्रिपालित होते हैं, एक इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया कि जो ह्यूमन का लंग्स है वो कुछ इस प्रकार से राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में कन्वर्टेड है। राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर दो फिशर होते हैं, एक ऊपर मतलब 3 को लोब होता है, यहाँ पर त्रिपालित होता है दायां फेफड़ा। जबकि जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है वो 2 ही लोब होता है, ऊपर और नीचे, तो यहाँ द्विपालित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह थे
और आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया आज का टॉपिक, और एक लेक्चर लगेगा जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर को कंप्लीट देखना चाहते हैं या फिर पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे की जानकारी उनके लिए, अन्यथा आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और अगर स्किप करने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि क्या ये लेक्चर अच्छा लगा। इस प्रकार से आपको चीजें अगर प्रोवाइड की जाए तो आपको समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए और आप जा सकते हैं। अन्यथा आप जो बच्चे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जानकारी दे देता हूं कि जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कोर्स है उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के, और ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें लाइव क्लासेस में सिखाते हैं और पूरा सिलेबस लाइव क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है डेली 6 से 7, और कोर्स का प्राइस 699 हो चुका है। और अगर इंटरेस्टेड है तो क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करिए और डाउनलोड करिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा और स्टोर वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स सबसे टॉप पर दिखेगा और इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यूज आए या पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाए तो आप इस नंबर पे कॉल करके सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारे टेक्निकल टीम से हेल्प ले सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से चीजों को आप सीख पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।